नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग 2025 में एंट्री कर लिए हैं, तो नए साल में कुछ नया प्लानिंग होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपके सामने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अपने लाइफ में कोई भी छोटे बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ही ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो हर एक लोगों का अपना एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। खासकर टर्म इंश्योरेंस किनका होना चाहिए? जो कि घर के अर्निंग मेंबर है, उनके ऊपर वो घर पूरा डिपेंडेंट रहता है। वो अर्न करते हैं तभी घर के बाकी सदस्य उनसे गुजारा कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचिए कि अर्निंग मेंबर को ही अगर कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस यानी कि प्योर टर्म इंश्योरेंस आपको करना चाहिए, जो कि एक बड़ा कवरेज का अमाउंट मिलता है आपको। बहुत ही कम प्रीमियम लगता है, हालांकि वो प्रीमियम आपको रिटर्न नहीं मिलता, बट वो प्रीमियम वो जो कवरेज है वो आपको जो सुख देता है उसकी तुलना में कोई भी नहीं है। अगर आपकी मैं अगर मान के चलूँ 10 लाख रुपए की एनुअल इनकम है तो आपको उसका 20 to 30 टाइम्स लेना चाहिए, यानी कि 2 करोड़ से 3 करोड़ का एक टर्म कवरेज लेना चाहिए। जिससे कि क्या होता है, कभी भी अनसर्टेनिटी होती है तो वो पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाता है, और नॉमिनी इजीली उस पैसे को अगर बैंक में एफडी भी कर देता है तो इजीली 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 करोड़ के ऊपर लगभग 1,20,000 से 1,40,000 उनको मंथली इनकम मिलेगी, जिससे कि वो अपना डेली एक्सपेंसेस निकाल पाएंगे। तो टर्म इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हेल्थ इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से बहुत लोग सुनते हैं तो इसे अवॉइड करते हैं। कारण क्या होता है? इसमें भी वही कारण है। हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम दिया जाता है वो प्रीमियम आपको रिटर्न नहीं मिलता, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा बर्डन लगता है लोगों को। बट आप एक मान के चलिए, आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया बट आप सेविंग्स कर रहे हैं एक अच्छे खासे अमाउंट से, बट इंस्टेंटली भगवान ना करे कभी भी आपके घर में कोई ऐसा पर्सन बीमार हो जाता है, चाहे वो आप हो, आपके डिपेंडेंट में कोई आपके स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो या पेरेंट्स हो, और कोई भी एक बड़ी बीमारी आ जाती है, तो आप जानते हैं कि आज हॉस्पिटल में जाने का बाद कितना अमाउंट खर्चा होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप मॉल में जाते हैं, वहाँ आप डिस्काउंट मांग सकते हैं, प्राइस देख के परचेस कर सकते हैं, बट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो वहाँ ना तो कोई आपको डिस्काउंट मिलता है, ना आपका कोई पसंदीदा पैकेज रहता है। वो डॉक्टर जो बोलेगा आपको उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट करना होगा। अगर मैं मिनिमम अमाउंट बताऊं तो कुछ भी नहीं है, बट अगर आप जाते हैं तो 50,000, लाख, 2 लाख का बिल तो इजीली बनता है। बड़ी बीमारी की अगर मैं बात करूं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया, तो क्या होगा? आपने जो भी अमाउंट सेव किया था वो आपका एक ही बार में वाइप अप हो जाता है। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप 10, 15, 20 लाख जो भी अमाउंट का लेते हैं आपके फैमिली साइज के हिसाब से, आपकी अर्निंग के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा नहीं, बहुत कम प्रीमियम में ये आपको मिल जाता है, जो कि आपको रिटर्न तो नहीं देता बट एक बहुत बड़ा सुकून देता है। अब अगर यहाँ पर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर ज़रूरी है इमरजेंसी फंड। तो ये भी सुनकर बहुत लोगों को लगता है कि क्या इमरजेंसी होगी। जैसा कि आप जानते हैं 2020 में कोविड आया था, कोरोना वायरस, तो कैसा वहाँ पर हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, जॉब लोगों की चली गई थी, बिजनेस बंद हो चुके थे, एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, कंटिन्यू चल रहे थे, बट इनकम नहीं आ रही थी। तो इसलिए आपकी जो भी मंथली इनकम होती है उसका 6 to 10 टाइम्स आपका जो है इमरजेंसी फंड के हिसाब से सेव होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, अगर 50,000 रुपये आपकी मंथली अर्निंग है तो आपको मिनिमम 3 लाख या 5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। अब ये इमरजेंसी फंड को आप कैसे रख सकते हैं? आइदर आप इसे अपने बैंक अकाउंट में रखिए, सेविंग्स अकाउंट में, या फिर उसकी एफडी कर दीजिए, या फिर उसे कैश के तौर पर रखिए। डिपेंड करता है कितना अमाउंट होता है। तो इसे आप अगर मेंटेन करके रखते हैं तो कभी भी आपके कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप उस पैसे को इंस्टेंटली यूज़ कर पाएंगे। इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, एक रूल मैं आपको बताता हूँ, 50-30-20 का रूल। ये एक बहुत ही अच्छा रूल है जो कि आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। आपका जो इनकम है उसके इस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 50% आप अपने नीड्स के ऊपर खर्चा करना है। नीड्स यानी कि आपका जो हाउस रेंट हुआ, इलेक्ट्रिक बिल हुआ, बच्चों की स्कूल एजुकेशन हुआ, ग्रोसरीज हुआ, ये जितने भी ये आपके नीड है जिसके आपको लाइफस्टाइल चलाने के लिए ज़रूरी है, उसके ऊपर आपको 50% तक आप यूटिलाइज कर सकते हैं।
30% की अगर बात करूं तो 30% आप अपने वांट्स के ऊपर, जैसे कि आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए है, ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी जो हॉबीज है उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं, लग्जरी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो ये वांट्स हो गई। तो वांट्स पे आप अपने इनकम का 30% तक यूटिलाइज कर सकते हैं। बचा रेस्ट 20% जो कि आप उसको कंपलसरी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये तो एक रूल की बात है, बट मैं अगर बताऊं तो ये जो परसेंटेज वाइज है ये हर पर्सन के ऊपर अपना अपना डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए किसी की मंथली इनकम 2 लाख रुपया है, तो वहां पर वो चाहे तो 50% अपना अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट में कर सकता है, बाकी का जो पैसा है उसे उसी हिसाब से रेशियो में डिवाइड कर सकता है। बट अगर मैं आपको बात बताऊं तो बहुत सारे लोग 5 लाख रुपए भी मंथली इनकम करते हैं, बट उनकी सेविंग्स अगर देखा जाए तो वो 5% भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि 95% अमाउंट वो खर्चा कर देते हैं, आइदर उनका ईएमआई चलता है या और भी कोई एक्सपेंसेस चलते हैं, जिससे के कारण क्या होता है, कोरोना वायरस जैसे कोविड का समय आया था तो उस समय आपने देखी होगी बहुत सारे लोगों की जो ईएमआईज है वो बंद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने इनकम के साथ बड़े बड़े खर्चे बांध लिए थे। बट जब वो स्टेबल नहीं हो पाया तो वहां पर ईएमआई स्टॉप होने के कारण उनके जो एसेट्स थे वो भी उनको बेचना पड़े। तो इसीलिए आपको जो अपना प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, इसको उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में आप जो भी साल भर या 2 साल के अंदर आपको चीज जरूरत है तो उसके लिए आप बैंक एफडीज या बैंक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आप साल 2 साल में यूज कर सकते हैं। मिड टर्म की प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो मिड टर्म में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपको 2-3 साल के बाद, कोई 3 साल 4 साल के बाद कार लेनी है या कोई फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तो ये सब प्रकार आपका मिड टर्म में आ जाता है। लॉन्ग टर्म यानी कि 8 साल 10 साल के बाद आपको कोई घर लेना, अपना ड्रीम हाउस बनाना है, या फिर 15 साल के बाद आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए एक बड़ा अमाउंट की जरूरत रहेगी तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 20 साल 25 साल के बाद उनकी मैरिज के लिए पैसे की जरूरत होगी तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही छोटे अमाउंट से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो भी गोल बनाइए, हर एक गोल के लिए एक इन्वेस्टमेंट रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 3 साल के बाद आपको एक कार लेनी है तो उस कार के लिए एक आप इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। 15 साल के बाद बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए पैसा तो उसके लिए एक अलग से इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होगा, आपका हर एक गोल के लिए एक इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जब भी वो गोल आने वाला होगा उसी इन्वेस्टमेंट से वो पैसे को विड्रॉ कीजिए, ताकि आपका जो फ्यूचर का जो भी प्लानिंग है वो कभी डगमगाए ही नहीं। बट क्या होता है, मैंने जनरली देखा है लोग 1 या 2 इन्वेस्टमेंट करते हैं और कभी भी पूछेंगे हाँ मैंने इसके लिए भी की हुई है, उसके लिए भी की हुई है, उसके लिए भी की है, बट देखा जाएगा तो वो एक ही इन्वेस्टमेंट उसने की होगी या मुश्किल से 2 की होगी, जो कि वही इन्वेस्टमेंट को हर एक गोल के साथ अटैच कर देते हैं, जो कि ये सही नहीं है। तो इसलिए आपको अपने हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए हर एक गोल के लिए एक इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। अब मैं और एक रूल की बात करूं जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। 100 माइनस एज का एक रूल होता है। सपोज मान के चलते हैं आपकी एज 30 है, तो 100 माइनस 30 यानी कि 70 जो बचता है, 70% आप जो पैसा अपना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये रूल इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपकी जितनी कम उम्र रहेगी तो उतना ज्यादा परसेंटेज बचेगा, तो आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज्यादा है। बट ये रूल मुझे कभी कभी सही नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई एक 60 साल का आदमी है, 55 साल 60 साल का आदमी है जिसके पास बहुत ही अच्छी खासी वेल्थ हो चुकी है और उसे कोई रिस्क, उसका एपेटाइट भी बहुत अच्छा है, तो वो अपना चाहे तो 50%, 60% या 80% तक का पैसा भी उसमें इन्वेस्टमेंट करके वो वहां का इक्विटी का एक्सपोजर ले सकता है। अगर आप नए इन्वेस्टर है तो आपको स्टॉक्स में कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स की जो वॉलेटिलिटी है बहुत ही ज्यादा रहती है, जिससे कि आप अपने इमोशन को खो देंगे और आप वहां पर लॉस आपका इनकर हो सकता है। आपको, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको शुरू एक छोटे म्यूचुअल फंड से या कोई भी अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, ताकि आप साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे समय जाएगा तो आप 3 से 4 साल 5 साल के टेन्योर में आप हर साइकिल देख लिए होंगे, अप साइकिल भी डाउन साइकिल भी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के बाद आप अगर चाहें तो डायरेक्ट इक्विटी, डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ आप जा सकते हैं। बट आप नए इन्वेस्टर होकर और डायरेक्ट आपने कोई भी स्टॉक्स खरीद लिया और वो सपोज 10% 30% गिर गया, तो आपका वहां पर जो है नेगेटिव रिटर्न होने के कारण आपका बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए न्यू इन्वेस्टर या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी है तो
तो आप हमेशा म्यूचुअल फंड के साथ जाइए। उससे क्या होता है, आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके बदले फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है अच्छी अच्छी कंपनीज में देखकर। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो वो लार्ज कैप कंपनीज में जाता है, मिड कैप में अगर कर रहे हैं तो मिड कैप कंपनीज में, और स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसमें हमें फायदा क्या मिलता है, हमारे बदले फंड मैनेजर एक्सपर्टाइज रहते हैं, वो स्टडी करते हैं कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके हमें क्या कहां पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है और कौन से स्टॉक्स में कब एग्जिट करना है। तो इसलिए ये पैसा उनको देकर हम अगर निश्चिंत रह जाते हैं तो ये ज्यादा बेहतरीन है। डायरेक्ट स्टॉक्स अगर आप लेते हैं तो आप वहां पर ट्रैक डेली नहीं कर पाएंगे, जिससे कि फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है वो सारे एसेट क्लास में होना चाहिए, यानी कि इक्विटी में, डेब्ट में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, ये सब जगह अगर आप मिलाकर कंबाइन चलते हैं तो आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनेगा। डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट से, इक्विटी का पोर्शन आप ज्यादा रख सकते हैं, उसके बाद डेब्ट और रियल एस्टेट और गोल्ड में जो है आपका 10 to 15% का एक्सपोजर हो सकता है टोटल इन्वेस्टमेंट का। अब गोल्ड में भी आप दो प्रकार से आपका वहां पर ऑप्शन है, एक है फिजिकल गोल्ड, एक है एसजीबी गोल्ड बॉन्ड। तो फिजिकल गोल्ड आप तभी लीजिए जब आपको ज्वेलरी के रूप में उसको वियर करना है, जरूरत है पहनने के, तो आप फिजिकल गोल्ड लीजिए। बट अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड नहीं लेकर आप उसे एसजीबी गोल्ड बॉन्ड या इक्विटीज के रूप में ले सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस है जो कि गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्टली, और जो भी मार्केट का उतार चढ़ाव है उसका बेनिफिट आपको वहां पर मिलता है। एसआईपी के रूप में भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका एक्सपोजर ले सकते हैं। रियल एस्टेट, जैसे कि आप जानते हैं, रियल एस्टेट आपको छोटा अमाउंट में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक बड़ा कॉर्पस की जरूरत रहेगी। तो आप रियल एस्टेट अपने हिसाब से प्लानिंग कीजिए, बट पहला जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो इक्विटी में रखिए, और डेट में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इमरजेंसी फंड हुआ या कुछ अमाउंट की एफडी हो गई आपका, तो आप उसे डेट में रखिए, ताकि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है तो आपको उससे आपका पोर्टफोलियो कोई भी डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि आपका कुछ पोर्शन अमाउंट जो है डेट में ऑलरेडी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जो भी सही पॉइंट्स थे वो आपको जानकारी दी। नया साल आ रहा है, नए इन्वेस्टर हो या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए, ताकि मैं भी चाहता हूं कि आपका जो लाइफस्टाइल है फाइनेंशियल प्लानिंग का और यह पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा खासा रहे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप कोई चाहते हैं कि कमेंट करना, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे जरूर पूछिए कमेंट के माध्यम से, मैं आपका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू।